Welcome again, students. In the previous lecture, we have discussed about the Joule-Sitting law and the heating effects of electric current. And today we are going to discuss some more topics, that is electric power, electric energy, power consumption in the combination, that is in the series combination and the parallel combination, and the efficiency of an electronic device. Let's first discuss about the इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि मैं इलेक्ट्रिक पावर एक वर्क डन है, जिस रेट से वर्क डन किया जाता है किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, उस सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं. सो इलेक्ट्रिक पावर क्या रहेगा, द रेट एट विच वर्क इज डन in maintaining the current in the circuit is called the electric power. And this work is done by a source of EMF. कौन करता है ये वर्क डन? ये वर्क डन किया जाता है एक सोर्स ऑफ ईएमएफ जो वर्क डन करता है किसके लिए, करंट को मेंटेन करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर. उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोल देते हैं. ओके, अब अगर हम वर्क डन के बारे में बात करें तो वर्क डन इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, सपोज किसी सर्किट में आई अमाउंट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है टी टाइम के लिए, और उस सर्किट के अंदर हमने वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है. ओके, तो जैसे हम ये एक छोटा सा सर्किट कंसीडर कर लेते हैं. सपोज ये आर एक एक्सटर्नल रजिस्टर है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ, जिसकी वजह से आर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वी के इक्वल, जब हमने की को ऑन किया है, और इस सर्किट में आई अमाउंट में करंट फ्लो करवाया है हमने टी टाइम के लिए. ओके, तो जो वर्क डन रहेगा बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ वो किसके इक्वल रहेगा, वर्क डन will be equals to vi into t. It will be equals to vi into t, and we know that the electric power is known as P is equals to work done per unit time. So when we put the value here vi t upon t, then we have power is equals to vi. And according to Ohm's law, V is equals to IR. So in place of V, we can put IR into I. So it will be equals to I square R. And also using Ohm's law, we can put the value of I here, which is V upon R. So it is equals to V square upon R. So for electric power, we have three formulas. P is equals to VI, and P is equals to I square R, and it is also equals to V square by R. So this is the electric power of an circuit. Okay, and now let's discuss about the units of electric power. As power is equals to work done upon time, and the unit of work is joule. And of time it is second. Okay, so from there joule per second is known as watt, and also from this relation we can write P is equals to VI. For V we have volt, and for current we have ampere. Okay, so 1 volt into 1 ampere is known as watt. Okay, 1 watt is equals to 1 joule upon 1 second, or 1 volt into 1 ampere. 1 volt into 1 ampere. From there we can define the power of an electrical circuit. The power of an electrical circuit is said to be 1 watt
when a work of 1 joule is done in maintaining the electric current in 1 second. ओके, तो एक वोट वाट क्या रहेगी हमारे पास, एसआई यूनिट रहेगी। लेकिन जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम बड़ी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किलो वोट है, किलो वोट 1 किलो वोट इज इक्वल टू रहता है 10⁻³ वाट के। और मेगावाट का इस्तेमाल भी किया जाता है, मेगावाट, और 1 मेगावाट किसके इक्वल रहता है 10⁻6 वाट के इक्वल। ओके, और एक और भी हमारे पास यूनिट है हाउस पावर, 1 HP से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 1 हाउस पावर इज इक्वल टू रहता है 746 वॉट। ओके, जनरली हाउस पावर हम इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जो हमारे पास मोटर है घरों में, पानी की मोटर होती है, या फिर हम बात करें जो हमारी बात कर सकते हैं किसी भी अप्लायंस के अंदर जो लगी हुई मोटर है उसके बारे में अगर बात करें, तो उनकी जो पावर्स हमें गिवन होगी वो 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर की फॉर्म के अंदर गिवन होती है। वहाँ पर जो हॉर्स पावर है उसका मीनिंग होता है द पावर ऑफ ए हॉर्स दैट इज इक्वल्स टू 746 वोट। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। First topic is completed. Next topic is electrical energy. Electrical energy is defined as the total work done. Okay, and electric power is the rate at which work is done, and the electric energy is the total work done in maintaining the current through a electrical circuit is known as the electric energy. Let's define first the total work done in maintaining the total work done by a source of EMF in maintaining the current through a circuit is known as the electrical energy. And we can define the work as work is equals to power into time, and power is equals to VI into T. Okay, from there we have power is equals to VI T, and the unit of work is joule. Okay, from there we can also define VI is equals to VI represents the unit of volt. Volt into ampere is equals to volt into ampere is equals to watt. So 1 joule will be equals to 1 watt into 1 second. Okay, so here the 1 joule is equals to 1 watt into 1 second, and joule is the SI unit of electrical energy. Joule is the SI unit of electrical energy. Some more commercial units are also there. It is the SI unit, and the commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. We can also define the unit 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour is the energy consumed by a appliance in 1 hour is known as the 1 kilowatt hour energy. The commercial unit 1 kilowatt hour is defined as the electrical energy consumed by an appliance of 1 kilowatt in 1 hour. मीन्स हमारे पास कोई अप्लायंस है और वो एक घंटे उसकी पावर कितनी है 1 किलोवाट के बराबर है, और वो 1 घंटे के अंदर जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। अगर हमें 1 किलोवाट आवर को जूल के अंदर कन्वर्ट करना है, सपोज 1 किलोवाट आवर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 1 किलोवाट आवर। ओके, और 1 किलोवाट आवर को हम जूल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ से किलो के लिए हम क्या लगाएंगे, किलोवाट को जब वोट में कन्वर्ट करते हैं ये किसके इक्वल रहेगा 1000 वोट के।
और 1 आर को जब सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास 3600 सेकंड के बराबर। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 36 लाख वाट सेकंड के 36 लाख वाट सेकंड, और वाट सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल। तो 36 या फिर बोले 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। And our next topic is power consumption in the combination of appliances. We have two combinations here. First one is series combination and next one is parallel combination. Let's discuss one by one. First is our series combination. Series combination of appliances. Let us consider we have three bulbs having powers P1, P2 and P3 and which were designed to operate on the same voltage V. ओके, हमने क्या किया है, तीन बल्ब कंसीडर किए हैं जिनकी पावर क्या है रिस्पेक्टिवली P1, P2, P3 है और जो एक ही वोल्टेज के ऊपर काम करने के लिए बनाए गए हैं। सपोज ये हमारा पहला बल्ब है जिसकी पावर P1 है, ये दूसरा बल्ब जिसकी पावर P2 और ये हमारा तीसरा बल्ब जिसकी पावर P3 है और ये तीनों के तीनों एक ही वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होते हैं जो कि हमारे पास V वोल्ट है। ओके, यहाँ से हमने जो पहला बल्ब है इसका रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। इसको सपोज हाई अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट के अंदर। ओके, तो हमें पता है कि जो सीरीज के अंदर करंट रहता है वो सेम रहता है। तो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे रेजिस्टेंस R1 की। हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू क्या रहता है, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R इज इक्वल्स टू रहेगा V स्क्वायर बाई P। ओके, तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से R1 विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P1। सिमिलरली R2 will be equals to V square upon P2 and R3 will be equals to V square upon P3। यहाँ पर V जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि तीनों ही बल्ब एक ही वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिया है, सभी का सेम लिया है। अब जैसा कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज के अंदर लिया है, तो सीरीज के अंदर अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर क्या रहता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के इक्वल रहता है। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा आर इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल रहेगा। वैल्यूज पुट करते हैं, आर इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ R1 वी कैन पुट V स्क्वायर बाई P1 प्लस V स्क्वायर बाई P2 प्लस V स्क्वायर बाई P3। यहाँ से V स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो रिजल्ट क्या रहेगा, V स्क्वायर इंटू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। V स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास R इक्वलेंट डिवाइड बाई V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 और R बाई वी स्क्वायर, जैसा कि यहाँ से हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि वी स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल रहता है, P के। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि R बाई वी स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, 1 बाई P के इक्वल रहेगा। तो ये जो टोटल रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा, 1 बाई P। मीन्स यहाँ से जो P जो लिख रहे हैं वो इफेक्टिव पावर रहेगी, मीन्स टोटल पावर ऑफ द सर्किट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आया, हमने सिर्फ 3 बल्ब्स का केस लिया था। अगर इस तरीके से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कोई अप्लाइंसेस हमने कनेक्ट कर रखे हैं तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल पावर रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 अप टू हम ऐड करते चले जाएंगे nth अप्लायंस तक, 1 बाई Pn तक। ओके, और let us consider that we have n number of appliances and each appliance have a power of P, then and all the appliances are connected in series, then the effective power will be, then the effective power we have considered that if we have
n number of appliances having power P connected in series, then total power P effective 1 by P effective will be equals to n by P, or from there we can write P effective will be equals to P upon n, मीन्स जो हमने यहाँ पर टोटल पावर आई है वो 1 by n टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल पावर के हैं, मीन्स यहाँ से जो हम पावर फाइंड आउट करेंगे वो इंडिविजुअल अप्लायंस की पावर से बहुत ज़्यादा कम रहेगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि सपोज हमारा जो सर्किट है इसके अंदर जो करंट है वो सेफ्टी लिमिट से एक्सीड कर जाता है। ओके, सेफ्टी लिमिट से एक्सीड कर जाता है, या फिर हम बात करें जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। ओके, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, P इज इक्वल टू P क्या है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके रेजिस्टेंस के। यहाँ से पावर हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पावर की। अब जिस बल्ब की पावर सबसे कम रहेगी, जिस बल्ब की पावर सबसे कम रहेगी उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा वही बल्ब सबसे मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। ओके, कैसे किया हमने कि जिस बल्ब की पावर सबसे कम रहेगी उस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, और बल्ब विद द मैक्सिमम रेजिस्टेंस will glow with the maximum brightness. And if what happens when the current exceeds the safety limits, means current क्या हो जाए safety limit से बढ़ जाए, तो कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा। अब जिस बल्ब की पावर सबसे कम रहेगी ना वही बल्ब सबसे पहले फ्यूज होगा। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जिस बल्ब की पावर सबसे कम रहेगी वही बल्ब हमारा सबसे पहले फ्यूज होगा। ओके, तो ये हमारे पास था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब ऐसे ही हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, जैसे कि हमने पहले हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कंसीडर किया था वैसे ही हम 3 बल्ब्स कंसीडर कर लेते हैं जो कि हमने पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए हैं इसी सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ, तो V के साथ। सपोज ये हमारा पहला बल्ब है जिसकी पावर P1 है, रेजिस्टेंस R1 है। ये दूसरा बल्ब जिसकी पावर P2, रेजिस्टेंस R2, और ये तीसरा बल्ब जिसकी पावर P3 और रेजिस्टेंस R3 के इक्वल, और इन तीनों को हमने पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया है एक सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ V वोल्ट। ओके, अब फिर से हमें रिलेशन पता ही है कि P इज इक्वल्स टू V अपॉन V स्क्वायर अपॉन R रहता है। तो इसी रिलेशन का यूज़ करते हुए हम रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पहले फाइंड आउट की थी। R1 इज इक्वल्स टू आ गया था हमारे पास V स्क्वायर बाई P1 के, R2 इज इक्वल्स टू था V स्क्वायर बाई P2, एंड R3 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P3। ओके, अब फिर से हमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर्स क्या है, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं, और पैरेलल के अंदर हम रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से 1 बाई R इक्वलेंट जो रहेगा, 1 बाई R इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या रहेगा हमारे पास नेट रेजिस्टेंस। R1 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 1/R इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू, in place of R1 we will put V square by P1 here, and it is again P2 by V square, and it is P3 by V square. 1 by V square can be taken as common, then we have 1 by V square into P1 plus P2 plus P3 will be remaining. Then multiply V square towards the left hand side, then we have V square by R equivalent will be equals to P1 plus P2 plus P3. Okay, and from this relation we observe that P square by R is equals to P, so this result will be equals to P, and this power represents the effective power of the circuit. So in the parallel combination the total power will be equals to the sum of the individual powers of the appliances. In the series combination the net effective power is equals to the reciprocal of the individual powers of the appliances, and here the net effective power is equals to the sum of the individual powers of the appliances. अब अगर हम बात करें फिर से कि सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ अप्लायंसेस हैं और हर एक अप्लायंस की पावर क्या है P है, तो हर एक अप्लायंस की पावर P अगर है और इस तरह के n नंबर ऑफ अप्लायंसेस हमने पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए हुए हैं, तो इफेक्टिव पावर क्या रहेगी? तो इफेक्टिव पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल पावर ऑफ द अप्लायंस के इक्वल हो जाएगी हमारे पास। और फिर से अगर हम बात करें कि सर्किट के अंदर करंट अगर हमारा सेफ्टी लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो कौन सा बल्ब हमारा पहले फ्यूज होगा। फिर से अगर हम देखें तो पावर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, लेकिन यहाँ पर जो पावर आ रही है वो इफेक्टिव पावर क्या हो रही है, n टाइम्स द इंडिविजुअल पावर की है। और पीछे वाले केस में क्या था, जो पावर थी वो n टाइम्स 1/n टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल पावर के इक्वल थी। तो यहाँ पर जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसकी पावर क्या रहेगी, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे कम रहेगा उस बल्ब की पावर क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। और जिस बल्ब की पावर सबसे ज्यादा रहेगी वही बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। और अगर हमारा करंट सेफ्टी लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो बल्ब विद द मैक्सिमम पावर विल फ्यूज फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा बल्ब हमारा फ्यूज होगा, जिस बल्ब की पावर क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, वही सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। एफिशिएंसी बच्चों कभी भी आपसे पूछा जाए तो एफिशिएंसी रहता है हमारे पास आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ओके, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मींस हमने सर्किट के अंदर, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस की बारे में बात की है, सॉरी। तो अगर हम एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो एफिशिएंसी क्या रहता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट के इक्वल रहता है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू efficiency of an electric device, it is always equals to output upon input। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस की, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या किसके इक्वल रहेगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इनपुट पावर यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ये। अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ओके, इनपुट power। So dear students, this is all about today's video. Hope you guys understood these topics. Thank you. Have a nice day.